स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले जॉब विधि। ये एक मोस्ट एमपी क्वेश्चन है और सेकंड यूनिट में आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमएससी के अंदर। तो अब मैं इसका पहले इंट्रो पढ़ूंगा। इसका मेन पॉइंट है इसका गणितीय व्यंजक। तो यह विधि स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधि है जिसमें कॉम्प्लेक्स निर्माण में एब्जॉर्प्शन में चेंज आता है। हमको ये ज्ञात है कि बियर ने बताया था कि जब हम किसी यौगिक में से एक निश्चित वेवलेंथ की लाइट को पास करते हैं तो जो लाइट आपतित होती है और जो निर्गत होती है उनके एब्जॉर्प्शन में अंतर आता है या चेंज आता है। इस विधि का उपयोग उसी समय किया जाता है जब एक ही प्रकार का संकुल यौगिक बनता हो। ये बात विशेष ध्यान रखें कि इस विधि का उपयोग हम जब भी करेंगे जबकि एक ही प्रकार का संकुल यौगिक का निर्माण होगा। अब इस विधि में जो प्रोसेस होती है उसको देखते हैं हम क्या करते हैं। ये जो मैंने 10 टेस्ट ट्यूब लिया हूँ, आप देखिए हम संकुल यौगिक का निर्माण कर रहे हैं और संकुल यौगिक धातु आयन और लिगेंड से मिलकर बनते हैं। तो हम क्या करेंगे, 10 ट्यूब ऐसे ले लेंगे और इसको नंबरिंग कर देंगे। पहला टेस्ट ट्यूब नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। अब इसमें हम क्या लेंगे, इसमें हम लेंगे 0 ml लेंगे। किसका विलेन, धातु आयन का विलेन। इसमें 1 ml लेंगे, इसमें 2 ml लेंगे, इसमें 3 ml लेंगे, इसमें 4 ml लेंगे, 5, 6, 7, 8, 9। इस प्रकार हमने क्या ले लिया, ml को इस तरह लेते गए हर टेस्ट ट्यूब में। तो 9 ml आखिरी टेस्ट ट्यूब में हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमने भी क्या डाल दी है, धातु आयन। आपको पता है लिगेंड भी लगेगा संकुल यौगिक बनाने के लिए। तो अब हम क्या लेंगे, यहाँ पर लिगेंड लेंगे। तो लिगेंड कितना ml लेंगे, 10 ml। देखो दोनों का वॉल्यूम 10 होगा, सम कर लो। ये 9 ml, ये 8 ml, ये 7 ml, ये 6 ml, ये 5 ml, ये 4 ml, ये 3 ml, ये 2 ml और ये 1 ml। इस तरह हम जो 10 टेस्ट ट्यूब का सेट तैयार करेंगे उसमें उन दोनों का आयतन अर्थात धातु आयन का और लिगेंड का आयतन 10 आना चाहिए। तो देखो 9 और 1 10, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10, 5 और 5 10। तो इस विधि में धातु आयन व लिगेंड के 10 विलयन बनाते हैं, 10 विलयन, जिनका टोटल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, इसका आयतन नोट कर लिए और हम इसकी क्या करेंगे, एक एक करके इसका एब्जॉर्प्शन लेते जाएंगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। मगर मैं बता दूं आपको, इसमें कुछ और मैथमेटिकल प्रूफ आने वाला है, उसके लिए हमको आगे समझना पड़ेगा। अब देखिए हमने जो लिगेंड के 10 विलेन लिए थे उसकी सांद्रता हम क्या मान लेंगे, Cl। धातु आयन की सांद्रता हम क्या मान लेंगे, Cm। विलेन की सांद्रता जो होंगी C, वो क्या होगा, लिगेंड की सांद्रता और धातु आयन की सांद्रता का योग होगा जो कि फिक्स होगा। कितना ml होगा, 10 ml। इस तरह हमें क्या मिलता है, Cl + Cm = C। ये क्या होगा, हमारे लिए समीकरण 1 हो गया। सभी विलेन का ऑप्टिकल डेंसिटी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से ज्ञात की जा सकती है। अब हमें जो 200 विलेन है उसके लिए लेमड़ा का मान ज्ञात करना है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से। मगर ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें कि जो लेमड़ा का अवशोषण है वो संकुल यौगिक अधिकरण को ना कि लिगेंड के विलेन ने और ना कि धातु आयन के विलेन ने। ये तीसरी बात हो गई। अब हम चलते हैं आगे। हम जो इसमें ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ लिगेंड की सांद्रता और लेमड़ा के बीच का ग्राफ होगा। लेमड़ा मतलब एब्जॉर्प्शन या तरंग दैर्ध्य होता है जो कि संकुल यौगिक क्या करेंगे, उसको अवशोषित करेगा। तो ग्राफ इस तरह होगा। ये है लिगेंड की सांद्रता ग्राफ और ये है उसकी तरंग दैर्ध्य, किसकी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, जो हम पास करने वाले हैं। और मैं बता दूं, जो मोल फ्रैक्शन x होगा लिगेंड के लिए उसका मान Cl/C होगा। Cl मतलब लिगेंड की सांद्रता और C मतलब विलेन की सांद्रता। जो हमें जो उच्चिष्ट बिंदु प्राप्त होगा
हम वहाँ से मोल फ्रैक्शन ज्ञात कर सकते हैं। किसका? उस संकुल यौगिकों के निर्माण के समय। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग गणितीय व्यंजक को समझने वाले हैं। तो समझिए आप गणितीय व्यंजक। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमको पता है कि लिगेंड की सांद्रता और धातु आयन की सांद्रता का योग विलयन की सांद्रता के बराबर होता है। ये क्या होगा? हमारा समीकरण 1 हो गया। और हमें पता है लिगेंड के लिए मोल फ्रैक्शन x का मान निम्न होगा, अर्थात क्या होगा? x बराबर लिगेंड की सांद्रता और विलयन की सांद्रता का अनुपात। ये किसका मान हो जाएगा? x का मान। उसको हम क्या दे देंगे? समीकरण 2 दे देंगे। यदि जो हम संकुल यौगिक बना रहे हैं वो यदि MLN हो तो क्या आ जाएगा? n मतलब मोल, लिगेंड की सांद्रता और धातु आयन की सांद्रता का अनुपात हो जाएगा। ये क्या होगा? समीकरण में पास कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ पर हम n का मान निकालना सीखेंगे आगे में। जो हमारा फार्मूला होगा वो इस तरह आने वाला है व्यंजक इसका, n बराबर x1 माइनस x। अब मैं बता दूँ जो x क्या है, ये उच्चिष्ट बिंदु ग्राफ का हम यहाँ पर x का मान निकाल के n का मान निकाल लेंगे और हम पता कर लेंगे कि हमारा संकुलित कौन सा होगा। अगर यहाँ मान 6 आया तो अष्टफलकीय होगा, 4 आया तो समचतुष्फलकीय होगा। ठीक है, तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब समीकरण 3 तक पहुँच चुके हैं हम लोग। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में c का भाग देने पर समीकरण 1 क्या था हमारे पास? CL अपॉन सी आ जाएगा। यहाँ पर CM अपॉन सी आ जाएगा बराबर C अपॉन सी। तो यहाँ से कट गया तो बचा कितना? यहाँ पर 1 बचा और यहाँ क्या है? CL अपॉन सी प्लस CM अपॉन सी। आप देखिए जो CL अपॉन सी है हम लोग उसके बदले x भी रख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? अब समीकरण 2 से क्या बेटा? यहाँ x रख देंगे प्लस जैसा का वैसा CM अपॉन सी बराबर 1। क्या करेंगे हम? x का पक्षांतर कर देंगे। आप देखो हमने क्या करे? C के जगह रख दिए, x रख दिए, पक्षांतर कर देंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? CM C बराबर 1 माइनस x। ये क्या मिल गया हमको? समीकरण कितना प्राप्त हो गया? 4 मिल गया। अब हम क्या करेंगे? समीकरण जो अपना 2 है उसमें 4 का भाग दे देंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पर समीकरण 4 और 2, आप देखो समीकरण 2 ये है, इसको मैं समीकरण 2 ये है, इसको मैं डबल से लिखूँगा और समीकरण 4 ये है, मैं इसको डबल लिखूँगा ताकि आपको कन्फ्यूज़ ना हो। हमारा जो समीकरण नंबर 2 है उसको हम लिखते हैं x बराबर CL अपॉन सी। समीकरण 2 आ गया। और जो हमारा समीकरण 4 है उसको लिखते हैं हम लोग 1 माइनस x बराबर CM अपॉन सी। ये हम 2 समीकरण लिख लिए जो हमको पीछे से मालूम हो चुके थे। अब हम समीकरण 2 भागित समीकरण 4 कर देंगे। तो समीकरण 2 भागित समीकरण 4 करने पर तो क्या होगा? x 1 माइनस x बराबर CL अपॉन सी, उलट गुना हो जाएगा यहाँ पर CM, तो सी कट जाएगा। अब क्या बचेगा? x
वन माइनस एक्स, ये एक्स है, बराबर CL अपॉन CM। हम जानते हैं समीकरण 4 से CL अपॉन M का मान क्या होता है, N होता है। मैं यहाँ समीकरण 4 बोल गया, ये समीकरण 3 है, ठीक है। हम जानते हैं समीकरण 3 से क्या होता है उसका मान, N बराबर होता है CL अपॉन CM। तो अर्थात हम यहाँ इसकी जगह N रख सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, x 1 माइनस एक्स बराबर N। तो इस तरह हमें यहाँ मान प्राप्त होगा, वो इस तरह होगा, N बराबर x 1 माइनस एक्स। तो मैं बता दूं, हमने जो ग्राफ बनाए थे वो ग्राफ कुछ इस तरह से था, ये तरंग दैर्ध्य का था और ये C लिगेंड की सांद्रता का था। तो ग्राफ ऐसा बनाने पर हमको क्या मिलेंगी, एक यहाँ बिंदु मिलेंगी, वो किसकी मान होगा, x का मान होगा। हम लोग यहाँ पर x का मान रख देंगे और n के वैल्यू निकाल लेंगे, जो हम ML n की जगह पुट कर देंगे। इस तरह हम जॉब विधि से संकुल निर्माण को समझ सकते हैं। मैं बता दूं, इसकी लिमिटेशन होती है, जॉब विधि में केवल हम एक ही संकुल निर्माण के लिए लागू होती है। नंबर 2, इसमें क्या होता है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में वेवलेंथ को सही तरह सेट करना चाहिए। अगर हमने वेवलेंथ बराबर सेट नहीं करे तो वैल्यू बराबर नहीं आएंगी। तीसरी बात, इसमें ये बात ध्यान रखें आप लोग, तीसरा इसकी सीमा ये भी है कि विलेन की सांद्रता नहीं बदलनी चाहिए। अगर विलेन की सांद्रता चेंज होती है तो हमारी वैल्यू भी चेंज आएंगी, जो हमें एकदम पर्टिकुलर फिक्स नहीं मिलेंगी।